लेकिन आपने कहा कि मैनपुरी में भी सपा जीतेगी और ये एक रेफरेंडम की तरह होगा। खतौली उपचुनाव की विक्रम सैनी जो कि बीजेपी के थे और वो इस वक्त जेल में है, उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जयंत प्रताप हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। जयंत जी, 30 सेकंड के अंदर, आप भी सपा के साथ अलायंस में रह चुके हैं, अब अलग अलग है रास्ते, प्रसपा भी साथ आई सपा के। अब इस दाव को आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ तो शिवपाल यादव नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे, दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सपा ने उनका नाम डाल दिया है। चुप्पी साधे हैं शिवपाल जी। मैं यहाँ पे अपनी पार्टी की बात करूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है पूरे चुनाव को। और यहाँ पे अगर आप जैसे शुरू में कहा कि ये सपा का गढ़ है, तो मैं बता दूँ ये सपा, भाजपा, बसपा या किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। जनता कौन सी, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे कश्यप समाज की 9% भागीदारी है, पाल समाज की 2% है, प्रजापति समाज की 3% है, भोजी समाज, बंजारा समाज, लोधी समाज। तो यहाँ पे जिन जातियों को अभी तक सरकार या प्रशासन में कोई अधिकार नहीं मिल पाया, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, हम उनके लिए उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में। और अगर हम देखें एक तरह से वोट बैंक की जो राजनीति गिनवाई जा रही है पिछले 8 दिनों से कि 30% ये, 22% वो, तो लगभग 50-52% बैठता है। बाकी आप 48% पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी राजनीतिक दल? तो हम उसके लिए आए हैं। और जो वंचित या शोषित लोग हैं इन जातियों में भी 30 और 20-50% उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस पर हम फोकस रखेंगे। वहां पर सुभाषपा अपने आप को कहां देखती है? क्योंकि आप सपा के साथ अलायंस कर चुके हैं, उनकी रणनीति को समझते हैं, इसीलिए मैंने आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानी। लौटेंगे, लेकिन रुक करते हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी, वही सवाल आपसे कि क्या ये चाचा का साइलेंट डाउन है मैनपुरी सीट पर, या अखिलेश यादव का स्टार डाउन है? देखिए, बहुत रोचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ उन्होंने एक शाक्य व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया है मैनपुरी का, जिससे कि शाक्य वोटों में सेंध लगाई जा सके, और डिंपल को यादव वोटरों का प्रतिनिधि बनाकर उतार दिया है। लेकिन शिवपाल के सहारे भाजपा चाह रही है कि यादव वोटरों का बंटवारा हो, और रघुराज साक्य जैसे किद्दावर नेता को उतारा है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। यानी अगर कायदे से देखा जाए, अखिलेश यादव जी का टैग हटा दें तो डिंपल यादव से बड़े कैंडिडेट हैं, भारी कैंडिडेट हैं रघुराज साक्य। तो बेहद रोचक मुकाबला होने जा रहा है। इधर खतौली में मदन भैया के आने से मामला रोचक हो रहा है। ये आने की बात है कि वास्तव में टिकट ले पाएंगे या कहीं इसमें कोई बैकड्रॉप तो नहीं हो जाएगा। ठीक है मनीष गुप्ता जी, फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त खत्म और अब विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सवाल राजकुमार भाटी जी आपसे। आपने कहा था कि नेताजी की विरासत के तौर पर, उनके उत्तराधिकारी के तौर पर डिंपल यादव वो चेहरा मैदान में आ चुका है और वो अब प्रत्याशी हैं और सभी लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। आपने तो अपनी तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम डाल दिया, नॉमिनेशन में तो वो पहुंचे नहीं। तो अब बता दीजिए कि आपके स्टार प्रचारक शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कब से कर रहे हैं? वो कार्यक्रम भी तो बन गया होगा अभी तक। नहीं, देखिए, इन बातों की घोषणा प्रवक्ता नहीं किया करते। ये तो माननीय शिवपाल यादव जी से ही आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, तो पार्टी तय करेगी ना। पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया, पार्टी और संगठन तय करते हैं ना कि कहां जनसभा करनी है, कहां डोर टू डोर कैंपेन करना है। ये प्रचारक थोड़ी तय करता है राजकुमार जी। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम आते ही उनके प्रचार का क्रम शुरू हो गया, उनका समय शुरू हो गया। वो चुनाव में रहेंगे, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। कब कब कहां सभा करेंगे ये तो कार्यक्रम घोषित होंगे। लेकिन जो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय नेताजी का लगभग 60 वर्ष का राजनीतिक कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल रहा। उनको अभी उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी पार्टियों ने पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे, उनके उसके बाद अन्य संस्कारों में शामिल हुए। इस माहौल को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए था कि श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, नेताजी को हमारी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो क्योंकि पद की लालसा में रहती है, सत्ता की लालसा में रहती है, उन्होंने प्रत्याशी उतारा तो जनता की जिम्मेदारी बनती है। जनता, मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मैनपुरी की जनता इतनी कृतज्ञ नहीं है कि नेताजी के बाद पहला चुनाव हो रहा है और वो नेताजी के विरासत को न चुने। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि नेताजी, उनके कद, उनके अनुभव को देखते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप भाजपा को अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारना चाहिए था। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, सपा तो चाह रही थी कि आप नेताजी के नाम पर उन्हें वॉकओवर दे दें, लेकिन आपने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा और मैनपुरी सीट पर शाक्य वोटर्स जो हैं वो काफी अहम तादाद में हैं। दूसरी तरफ
शाक्य जी को शिवपाल यादव का करीबी भी माना जाता है। ये कैसी रणनीति और चक्रव्यूह रचा है बीजेपी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी इमोशनल कार्ड खेल करके सीट जीतना चाहती, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। और रहा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वो सीट है, उनके प्रति सबकी श्रद्धा है। श्रद्धा अपनी जगह पे, अगर आज एक सच्चे जनप्रतिनिधि के प्रति अगर श्रद्धांजलि की बात कहें तो असली मायने में श्रद्धांजलि है कि उस क्षेत्र की जनता की खुशहाली और समृद्धि और विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की सरकार काम कर रही है, जिसके लिए पहले ही आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। तो उनके कार्यों की जो देश की आवाम के लिए जो काम ठीक है हरिश्चंद्र जी, आपने अपनी वजह स्पष्ट की कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तो एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दिया था और अपर्णा यादव भी जब भाजपा में शामिल हुई तो नेताजी का आशीर्वाद लिया था। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। माफी के साथ रोहित जी, मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ। सवाल आपसे यही कि जो खतौली विधानसभा सीट है उस पर अभी से बवाल हो गया, उससे लेकर आरएलडी के अंदर कहा जा रहा है कि मदन भैया का नाम जैसे अनाउंस हुआ पार्टी के अंदर ही लोग जो है इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या उपचुनाव, अभी तो लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है आगे, उससे पहले ही उपचुनाव के दौरान पार्टी के अंदर कोई असहमति, नकारात्मकता या फूट जैसा माहौल है? देखिए आस्था जी, जब से मदन भैया का नाम घोषित हुआ है खतौली से, तब से भारतीय जनता पार्टी सांसें नहीं ले पा रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, उसको समझ में आ चुका है कि वो चुनाव हारने जा रही है, क्योंकि उपचुनाव सरकार का होता है और पूरी तरीके से भाजपा मैदान में नहीं है और सरकार खुद मैदान में है, जहां पे डीएम एसपी प्रशासन चुनाव लड़ना चाहता है। और जब से मदन भैया का नाम घोषित हुआ है, उनको समझ में आ गया है कि एक मजबूत कैंडिडेट है जो खतौली में भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच रोहित है, जी, अभी तो वोट पड़े भी नहीं है, आपने तो अभी से ही प्रशासन, डीएम एसपी सब पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। सपा पर भी तो यही सवाल उठते हैं कि हार के डर से क्या सरकारी मशीनरी को कोसना एडवांस में शुरू कर देते हैं? नहीं, देखिए आस्था जी, उपचुनाव के अंदर देखा गया है आजमगढ़ और रामपुर का जो उपचुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से प्रशासनिक मशीनरियों का प्रयोग किया गया था। और उपचुनाव वैसे हमने तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यही देखा था कि विपक्ष का यही आरोप था। उससे पहले जो देश में लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी हमने यही आरोप देखा, लोकसभा के उपचुनाव में भी यही देखा और अब यूपी के उपचुनाव में भी देख रहे हैं। अभी तो वोट पड़े भी नहीं है। नहीं, अब मुझे आस्था जी ये बताइए, अगर एक मजबूत कैंडिडेट हमने दिया है तो अब समस्या क्या है? आइए ना, दो हाथ। नहीं, मेरा सवाल यहाँ भाजपा को लेकर नहीं था रोहित जी, मेरा सवाल यहाँ पर खुद आरएलडी को लेकर ही था कि मदन भैया के नाम पर तो खुद आरएलडी में फूट पड़ गई, पार्टी के अंदर से विरोध का स्वर उठ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में कोई विरोध नहीं है, कार्यकर्ताओं का पूरा हक है अपने नेता से अपने विचार रखने का। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी नहीं है जहां पे सिर्फ दो लोग पार्टी में जो भी डिसीजन दे देते हैं उसके बाद आप कार्यकर्ता अपने नेता से बात नहीं रख सकता। अगर किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत है, वो अपने नेता से बात कर रहा है, वो कोई विरोध नहीं कर रहा है, वो किसी तरीके का विरोध नहीं कर रहा है। आपको जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं